हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन ऑफ वन चैनल। इन्फॉर्मेशन ऑफ वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। इससे पहले हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया, बहुत ही डिटेल उसकी स्टडी हमने की। तो उसमें से ज़्यादातर चांस होते हैं, उस टेंस में से अधिकतर जो है पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जो हमारे 6 to 12 जो एकेडमिक जो हैं एग्ज़ाम उनकी बात हो, तो उससे ज़रूर पूछा जाता है। तो उसकी डिटेल से हमने जो है देखी। आज हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? वर्तमान में जो कार्य चल रहा हो तो उसको दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी वर्तमान में कोई भी कार्य चल रहा है और तो उसको अगर हमने दर्शाना है तो इस टेंस का इसमें प्रयोग होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो इसकी हिंदी पहचान वाक्य के अंत में, जैसे मैंने आपको चार्ट में बताया था, आपने लर्न भी किया होगा, तो उसको प्रॉपर तरीके से लर्न करें पहले, फिर धीरे धीरे आपको ये जो टेंस करोगे ना, आप जैसे मैं पार्ट वाइज जो बना रहा हूँ तो अच्छे से समझ में आएंगे। पहले आपको थोड़ा उसकी रीडिंग लेनी चाहिए, उसको लर्न करना चाहिए, याद करना चाहिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान थी हिंदी वाक्य के अंत में जहाँ रहा है, रहे हैं, रही है पाया जाता है, तो वो क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? इज एम आर। तो इज एम आर का प्रयोग हम देख लेते हैं, जैसे कि आप ये बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, ताकि हमारा समय की भी जो है बचत हो जाए, कम समय में ज़्यादा जो है कार्य हो पाए। तो इसमें आप ये नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। और जैसे इज के साथ जो है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर नंबर होता है, उनका प्रयोग होता है। जैसे ही, शी, इट, एनी, नेम, एनीथिंग इन सिंगुलर नंबर, जो एक वचन में हो तो वो चीज़ें उनके साथ इज का प्रयोग करेंगे। और एम का प्रयोग जो है आई के साथ होगा। और आर का जो प्रयोग होगा, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, जो भी कोई भी चीज़, तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है इसमें। और अब इसमें रूल आता है भाई, सबसे पहला जो रूल है, जो कार्य वर्तमान समय में जारी हो या बोलते समय जो कार्य चल रहा हो। जैसे अभी हम जैसे मान लेते हैं कोई स्थिति एज्यूम कर लेते हैं, जैसे हम खड़े हुए हैं और कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, तो हम कहेंगे भाई देखो वो स्कूल जा रहा है। कोई खेल रहा है हमारे आसपास तो उसको कहेंगे वो खेल रहा है। जो हमारे सामने, आंखों के सामने अभी वर्तमान में कोई कार्य चल रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए सबसे पहला रूल है, इस टेंस का प्रयोग होता है। तो जैसे मैंने बताया आपको, जैसे राम इज गोइंग टू स्कूल, जैसे राम स्कूल जो है जा रहा है। यहाँ पर राम क्या है? सब्जेक्ट है। राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है। इज हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये गोइंग क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के साथ मैंने आपको बताया था, जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसमें जो है लगता है। ये आपने ध्यान रखना है, ये रूल। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। टू यहाँ डायरेक्शन को दर्शाने के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना है आपने। टू का प्रयोग यहाँ डायरेक्शन, स्कूल की तरफ वो जा रहा है तो उसको दर्शाने के लिए टू का प्रयोग हुआ है, स्कूल। तो टू स्कूल ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका हर पार्ट का आपको ज्ञान होना चाहिए, कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं। ये जैसे राम सब्जेक्ट आया, इसमें इज, इसमें हेल्पिंग वर्ब आया, फिर उसके बाद मेन वर्ब आई, उसके साथ आईएनजी लगाई, फिर टू स्कूल जो है ये आया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बाद में फुल स्टॉप। इसके बाद हमारा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो अभी जो कार्य चल रहा है हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं बोलते समय, तो उसके दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। ही या सब्जेक्ट है, क्या है? ये प्रोनाउन है। इज या हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है मेन वर्ब है, और क्रिकेट जो है ये हमारा एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। अब इसका हम नेगेटिव बना के देखेंगे, फिर इंटरोगेटिव बना के देखेंगे, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से वाक्य बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से टेंस समझ में आ जाएंगे। और टेंस समझ में आने का मतलब ये है कि आपका बहुत सा जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। ये मान लो 50 से 60% आपको जो है इंग्लिश स्पीकिंग या बोलने की है, या किसी भी वाक्य को समझने का, हिंदी का वाक्य उसको ट्रांसलेट करना है, तो टेंस उसके लिए आना मस्ट है। तो टेंस तभी आ जाएंगे आपको, अगर टेंस आपको आते हैं तो आपका आसानी रहेगा उस कार्य में, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो नेगेटिव हम बनाएंगे, जैसे राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल। मैंने पहले वो आपको बताया था पहली वीडियो में कि भाई उसका जो रूल लिखवाए थे कुछ, भाई पॉजिटिव वाक्य का क्या होता है, उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। उसी तरह नेगेटिव का लिखवा था, उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें नेगेटिव में हम ये लगाएंगे, राम इज नॉट, इज हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, गोइंग टू स्कूल। और इंटरोगेटिव में जो प्रश्नवाचक वाक्य है हमारा, उसमें क्या बनेगा? इज पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया हमारा, फिर इसमें वर्ब आई, और फिर ऑब्जेक्ट आया।
ये आपने ध्यान रखना है। और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना ना भूलें। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और वर्ब है, जो वर्ब की फॉर्म है, उनसे आप वाक्य बनाए, कोई भी उठा के उनसे वाक्य बनाया, तो उससे प्रैक्टिस करोगे तो आपका इम्प्रूव होगा और टेंस आपको जल्दी समझ में आएंगे। और आगे जो आपके चैप्टर हैं उनमें भी आपको आसानी रहेगी। किसी भी चैप्टर की आपने हिंदी पढ़ी, टेंस अगर आपको आते हैं उसको ट्रांसलेट कर दिया आसानी से, आप उसको हिंदी अपने माइंड में स्टोरी याद रखें इंग्लिश की, क्योंकि बहुत से बच्चों को परेशानी होती है इंग्लिश सीखने में। तो पहले हिंदी याद रखो, फिर उसकी आपको टेंस आते हैं तो आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हो उसको अपने आप टेंस के अनुसार। तो नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं इसका। तो अब देखते हैं हमारा रूल नंबर 2। इससे पहले जो एक हमारा जो इंटरगेटिव नेगेटिव रहता था वो देख लेते हैं। इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है। तो ये इंटरगेटिव नेगेटिव वाक्य बोलते हैं इसको, प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य। तो क्या राम स्कूल नहीं जा रहा है, तो इस तरह से बन जाएगा। उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा राम, फिर नोट आएगा, फिर नोट के बाद वर्ब आएगी मेन जो वर्ब गोइंग होती, और उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये लगाना ना भूलें क्योंकि एग्जाम में इसके भी नंबर कट सकते हैं आपके, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, कई बच्चे गलती करते हैं, जैसे कोई भी किसी व्यक्ति का नाम है किसी को, तो वो उसको कैपिटल में नहीं लिखते, छोटा लिखते हैं। ये ध्यान रखें। उसको बीच में भी अगर नाम किसी का आता है व्यक्ति का, तो वो क्या है, उसका पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा, और जो पहला अक्षर हम स्टार्ट करेंगे किसी भी उसका वाक्य का, तो वो पहला भी बड़ा कैपिटल में आएगा। ये ध्यान रखना, बड़ा बनाया जाएगा, कैपिटल आएगा। ये आप इन चीज़ों का ध्यान रखना आपने। और अब रूल देख लेते हैं। जैसे जो कार्य बोलते समय ना हो रहा हो लेकिन पिछले वर्तमान समय से नियमित प्रक्रिया में जारी हो, इसका क्या मतलब है ये इसके समझेंगे। मतलब अब हम बोल रहे हैं, जैसे अभी वो कार्य नहीं चल रहा लेकिन पीछे से वो चलता आ रहा है, वर्तमान समय से प्रोसेस में है। जैसे मैं कोई जो है किताब लिख रहा हूँ, मैं कोई नॉवल लिख रहा हूँ, तो जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे आई एम राइटिंग ए नॉवल नाउअडेज, इन दिनों मैं जो है क्या लिख रहा हूँ, एक नॉवल लिख रहा हूँ। अब बोलते समय मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इस समय नहीं लिख रहा मैं, लेकिन पीछे से वर्तमान समय से वो कार्य जारी है। जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा, फिर उसके बाद वो लिखने बैठ जाऊँगा नॉवल, फिर कुछ पार्ट उसका लिख चुका हूँ और कुछ अभी भी लिख रहा हूँ, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कार्य वो जारी है पिछले वर्तमान समय से, और अब अभी चला हुआ है बोलते समय जो है उससे पहले भी। तो अब मैं बोल रहा हूँ इस समय नहीं जारी, लेकिन वो पीछे से चल रहा है। तो जो पीछे से वर्तमान समय तक अभी भी कार्य जारी है, जो पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब उसका वो कंप्लीट नहीं कह सकते, मैं भी प्रोसेस में चली हुई है। मान लो मैंने 10 पेज लिखने थे इस नोवेल के, तो 4 पेज 5 पेज लिख लिए हैं, 5 पेज और रहते अभी भी वो लिख रहा हूँ मैं, घर पे जाके जैसे लिखूंगा। तो इस तरह के कार्य के लिए इसका प्रयोग होता है, जो वर्तमान बोलते समय नहीं हो रहा लेकिन पिछले समय से लगातार वो चल रहा है प्रोसेस में। जैसे राम इज रीडिंग इन 10th क्लास, राम जो है 10वीं क्लास में पढ़ रहा है। अब बोलते समय इससे ये सेंस नहीं आनी चाहिए कि भी अब ये जो है पढ़ रहा है। 10th क्लास का मतलब है वो 10th क्लास में उसका एडमिशन हो रखा है और वो उसी में चल रहा है, अभी उसके एग्जाम नहीं हुए, 10th के पास नहीं हुआ है 10th क्लास उसकी अभी, तो वो जारी है उसकी क्लास। तो इस तरह के कार्य को दर्शाने के लिए इसका जो है प्रयोग होता है, जो बोलते समय तो नहीं चल रहा लेकिन पिछले समय से वो वर्तमान में अभी भी जारी है कार्य। तो इंटरगेटिव नेगेटिव इनका बन जाए, जैसे आई एम राइटिंग ए नॉवल इन डेज, आई एम नॉट राइटिंग ए नॉवल नाउ डेज, नेगेटिव हो जाएगा। फिर एम को पहले ले आएंगे, एम का ए बड़ा हो जाएगा, एम आई राइटिंग ए नॉवल नाउ डेज, और बाद में साइन ऑफ इंटरगेशन और इंटरगेटिव नेगेटिव बढ़ाएंगे, एम आई नॉट राइटिंग ए नॉवल नाउ डेज। इसी तरह राम इज नॉट रीडिंग ए बुक, राम इज नॉट रीडिंग इन 10th क्लास, इज राम रीडिंग इन 10th क्लास, उसमें साइन ऑफ इंटरगेशन आ जाएगा, इज राम नॉट रीडिंग इन 10th क्लास, इंटरगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं, रूल 3। ऐसे कार्यों के लिए जो रिपीटेड होते हैं और आदतन दूसरे की इच्छा के विपरीत हों, मतलब दूसरे की उसमें इच्छा नहीं है कि वो कार्य वो व्यक्ति करे, लेकिन वो ऐसे कार्य करता है, उठपटांग उल्टे आदतन आदत हो जाती है उनकी। जैसे शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा जो है क्या है, शिकायत करती रहती है। यहाँ ऑलवेज का प्रयोग होता है। देखो वैसे मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऑलवेज का प्रयोग होता है, लेकिन विशेष कंडीशन में इसमें भी प्रयोग होता है कि इसमें ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस क्या है, आपने सेंटेंस पहचानना होगा उस वाक्य में। जैसे आपके एग्जाम में वाक्य कोई आ जाता है इस तरह का, अगर इस तरह की है, कोई वो रिपीटेड एक्शन दिखा रहा है, दूसरे की इच्छा के विरुद्ध है, भी वो उसको बार बार समझा लिया लेकिन फिर भी क्या है वो शिकायत करती रहती है, तो उस सेंस में जो है इसका प्रयोग ऑलवेज के साथ होगा। शी इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग, वो हमेशा शिकायत करती रहती है। नेक्स्ट हमारा ही इज़ ऑलवेज रनिंग मी डाउन, वो हमेशा मुझे नीचा जो है दिखाता रहता है। रनिंग मी डाउन का अर्थ होता है नीचा दिखाना।
वो हमेशा मुझे नीचा दिखाता है। तो इस सेंस में इनका प्रयोग जो है होता है। तो जो रिपीटेड एक्शन है आदतन कोई दूसरे की इच्छा के विपरीत करता है तो उसमें इसका प्रयोग होता है। रूल 4 हमारा है नाउ, नाउएडेज, दीज डेज, स्टिल, एट प्रेजेंट के साथ इस टेंस का प्रयोग जो है होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। कैसे? जैसे मैंने पहले बताया था नाउएडेज आई एम राइटिंग ए नोवेल नाउएडेज, इन दिनों मैं एक नोवेल लिख रहा हूँ। तो उस सेंस में हम प्रयोग कर सकते हैं जो पीछे से कार्य चल रहा हो या हम सीख रहे हो कोई कार्य। जैसे ही इज़ टीचिंग ग्रीक नाउएडेज, इन दिनों वो क्या है ग्रीक जो है पढ़ा रहा है। नाउएडेज ये आया तो इनके साथ इस तरह हम प्रयोग कर सकते हैं। इट इज़ स्टिल रेनिंग आउटसाइड, अभी भी बाहर जो है वर्षा हो रही है, बरसात चल रही है। तो इस तरह के जो हम सेंस आती है तो उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ये कुछ इस तरह के वाक्य हैं जो आपको मिल जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का उसमें प्रयोग हुआ। तो इस नेक्स्ट रूल अब देखते हैं। इसके बाद अब देख लेते हैं हम रूल जो है अगला हमारा रूल जो है इसमें ये इम्पोर्टेंट रूल है। इसमें मैंने कुछ ऐसी क्रिया बताई थी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिनका प्रयोग कॉन्टिन्यूस में न होकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। उसमें ये ही क्रियाएं हैं, देखते हैं। जैसे इसमें कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनका प्रयोग आमतौर या सामान्य अर्थ में इस टेंस में प्रयोग नहीं होता उनका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, लेकिन विशेष परिस्थितियों के सिवाय, अर्थात विशेष परिस्थितियों में जो है इस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर उसका प्रयोग इस टेंस में नहीं करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो वो कौन कौन सी है? आपने ये 5 नियम है वे ध्यान रख लेना, ये उतार लेनी है, प्रॉपर तरीके से याद करनी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कई बार। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, अनुभूति की क्रियाएं, जैसे सी, स्मेल, फील, हियर, टेस्ट, etc। नंबर 2 पर है हमारा वर्ब्स ऑफ इमोशन, भाव वाली क्रियाएं, जैसे वांट, विश, डिजायर, होप, प्रिटेंड, लाइक, हेट, रिफ्यूज, बिलीव, डाउट, माइंड, एडमायर, फियर, एक्सपेक्ट, अप्रिशिएट, एडोर, केयर, etc। अप्रिशिएट होता है प्रशंसा करना। और थर्ड है हमारा वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, सोचने वाली जो हमारी क्रियाएं हैं, जैसे थिंक, सपोज, ट्रस्ट, एग्री, कंसीडर, रिमेंबर, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, रियलाइज, नो, परस्यू, एक्सेट्रा। फिर इसके बाद 4th नंबर है हमारा वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, प्रतीत होने वाली क्रियाएं, जैसे रिजेंबल, ये रिजेंबल होना मतलब किसी की जैसे शक्ल मिलती है ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसकी तो ऐसा मेरे जैसे फेस मिल रहा है। सीम, लुक, अपीयर, एक्सेट्रा। 5 नंबर पे है वर्ब्स ऑफ पोजेशन, अधिकार या समावित जो स्वामित्व दिखाने वाली क्रियाएं होती है, जो पोजेशन दिखाती है कि हमारा उस चीज़ पे अधिकार है, जैसे बिलोंग, कंटेन, हैव, ऑन, ओ। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है तो उस पर मेरा पोजेशन है। तो इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे दिस आइटम इज़ बिलोंग टू मी, ये आइटम मेरे से संबंधित है। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उस सामान्य तौर पर इसका इन सभी का जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो हम इस टेंस में प्रयोग कर सकते हैं वो चलकर अब आगे देखेंगे कैसे करेंगे प्रयोग। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कुछ शब्द हैं जो इस रूल में मैंने आपको लिखवाए हैं, तो उनमें से कुछ के एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ, तो आप इनको ध्यान से देखें और समझें। जैसे हाउ डू यू फील, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, महसूस करने के संदर्भ में हम पूछ रहे हैं। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैंने बताया था यूज होगा, जितने भी वर्ब्स लिखा हुआ थी आप सभी को। तो नॉर्मली तौर पर आमतौर पर जो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, विशेष तौर पर ही इस विशेष परिस्थितियों में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है। तो जैसे हम कहेंगे आर यू फीलिंग द हाउस शेकिंग, तो सेंस के संदर्भ में कि तुम्हें महसूस हो रहा है कि ये घर हिल रहा है, तो इस सेंस में हम इसका प्रयोग जो है कॉन्टिन्यूस का नहीं करेंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर उस सेंस में करने हैं, जैसे समझने या जांचने की सेंस में हम इसका प्रयोग करेंगे फीलिंग का, तो इस कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स, मतलब उसको जांचने के लिए, उसकी पल्स को समझने के लिए भी, कोई बीमार है व्यक्ति, उसकी पल्स को जो है वो देख रहा है, जांच रहा है, एग्जाम कर रहा है, एग्जामिन। तो उस सेंस में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है उठाते हैं एग्जाम में, तो आपने ये ध्यान रखना है इसका सेंस, हमने इसकी सेंस के पीछे देखना है कि उस शब्द की, उस वाक्य की क्या सेंस आ रही है। तो उस अगर विशेष सेंस आ रही है, विशेष परिस्थितियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग होगा। अगर वैसे सामान्य तौर पे दिखाई दे रही हैं तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे आई स्मेल गैस, मैं जो है गंध का पता लगाना है कि मुझे गैस की जो है स्मेल आ रही है, तो उसको गंध का पता लगा रही है, ठीक है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, लेकिन इसमें ये नहीं होगा आई एम स्मेलिंग गैस, मैं गैस सूंघ रहा हूँ। ये कि भाई ये को सूंघने की चीज़ थोड़ी है गैस की, हम उसको सूंघ लेंगे, सूंघने के लिए बैठे हैं। तो इस सेंस में इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। इस सेंस में हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें जैसे देखना, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आई एम सीइंग यू, इस संदर्भ में इसका प्रयोग सामने नहीं होगा। इसका जैसे आई सी यू, मैं मतलब तुम्हें देखता हूँ, तो इस संदर्भ में हो जाएगा। और आई एम सीइंग हिम टुमारो इवनिंग, तो उसको सीइंग का अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो उसमें मतलब मिलने की स्थिति में या मीटिंग किसी के साथ करनी है, तो उस सेंस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम सीइंग हिम, मैं उससे मिलूंगा टुमारो इवनिंग, कल शाम को, मैं उसको जो है कल शाम को मिलूंगा। तो उसके मिलने की, मीटिंग के सेंस में हम इसका प्रयोग आईएनजी का इसमें कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो ये हमारी कुछ ऐसे वर्ड्स थे। जैसे ईयर है, ईयर जैसे आई एम ईयरिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। अगर हम कहें जैसे द कोर्ट इज ईयरिंग द जजमेंट, या ईयरिंग द केस, जो कोर्ट है केस की सुनवाई कर रहा है, तो उस सेंस में इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मुख्य जो है इस टेंस का प्रयोग था। आशा आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। धन्यवाद।